नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति पाठी। 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में तकरीबन 70% लोग किसान हैं। मध्य प्रदेश में भी किसानों का प्रतिशत करीब करीब इतना ही है। ऐसे में हर राजनीतिक दल का अन्नदाताओं पर ज्यादा फोकस रहता है। चुनाव में किसान जिसके साथ होते हैं, सरकार उसी की बनती है। लिहाजा हर राजनीतिक दल द्वारा किसानों को हमेशा सर्वोपरि रखने की बात कही जाती है, लेकिन कड़वा ही सही सच तो यह है कि किसान हित में काम कम और इनके नाम पर राजनीति ज्यादा होती है और इसमें बेचारा अन्नदाता पिसता रहता है। वैसे हम किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता मांगे जवाब में आज हम उद्यानिकी और प्रसंस्करण पर सवाल करेंगे, वो भी सीधे इस विभाग का दायित्व संभाल रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उद्यानिकी विभाग की ओर से ऐसा क्या नवाचार हो रहा है जिसका सीधा सीधा फायदा छोटे किसानों को हो। उद्यानिकी फसलों को लेने वाले छोटे किसानों को उत्पादन के साथ किस तरह से प्रसंस्करण के कामों से जोड़ा जा रहा है, उन्हें किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है, किसान रोजगार देने की दिशा में कितना आगे बढ़ा। इसके साथ ही हम जनता के नर्मदा घाटी विकास से जुड़े सवाल भी लेंगे क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा के पास इस अहम विभाग की भी जिम्मेदारी है। उनसे सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही होगा कि निजी क्षेत्रों की सहभागिता से प्रदूषण मुक्त जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारियां कैसी हैं। तो चलिए जनता के सवाल और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो जनता मांगे जवाब में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके पास उन विभागों की जिम्मेदारी है जो कहने को तो हल्के विभाग कहे जा सकते हैं, लेकिन इन विभागों का आम जनता और किसानों से सीधा सरोकार है, या फिर ये कहें कि ये विभाग शायद किसानों के उत्थान के लिए ही बनाए गए हैं। जी हां, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का सीधा नाता अन्नदाताओं से ही है और इस विभाग का राज्य मंत्री के रूप में दायित्व संभाल रहे हैं इंडिया द ग्रेट भारत सिंह कुशवाहा। इन्हें इंडिया शब्द से मैं इसलिए नवाज रहा हूं क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा को क्षेत्र के करीबी लोग इंडिया नाम से भी पुकारते हैं, यानी इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब भारत सिंह कुशवाहा। कुछ लोग इन्हें प्यार से भैया नाम से भी पुकारते हैं। खैर, भारत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के उन खांटी कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्हें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संघ का भी वरदहस्त प्राप्त है। तभी तो विधायकी की दूसरी पारी में ही आपको राज्य मंत्री का पद तोहफा दे दिया गया। ग्वालियर जिले के छोटे से गांव दंगियापुरा में हरमुख सिंह के घर जन्मे भारत सिंह कुशवाहा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा की सक्रिय राजनीति की शुरुआत 1988-89 में उस वक्त हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी मशाल पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई थी। उस वक्त भारत सिंह कुशवाहा ने भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पदयात्रा की पदछाप जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवा मोर्चा द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया था। क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो पदयात्रा को सफल न होने देने की भी जतन किए गए, मगर ऐसा हो न सका। बहरहाल भारत सिंह कुशवाहा के राजनीतिक कैरियर में उस समय नया मोड़ आया जब उन्हें 2009 में भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने 2013 में ग्वालियर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। भारत सिंह ने भी पार्टी के विश्वास को कायम रखा और विधानसभा भवन की देहरी में पहला कदम रखा।
उसके बाद 2018 में जब ग्वालियर चंबल में भाजपा की विपरीत लहर थी, इसके बावजूद ग्वालियर ग्रामीण से फिर उन्होंने कमल का परचम लहरा दिया। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 पर भाजपा जीत पाई थी। शेष 5 सीटें पंजे के कब्जे में रही। खैर, भारत सिंह कुशवाहा राजनीति के कुशल खिलाड़ी होने के साथ कुश्ती के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको अभी भी जब कभी समय मिलता है तो अखाड़े में जोर आजमाने पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे रूबरू होते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी। तो भारत सिंह जी, चूंकि जनता के बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग जगह से हैं, ग्वालियर से हैं, भोपाल से हैं, जबलपुर से, देवास, नीमच, तमाम से, लेकिन पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आपको जब ये दायित्व सौंपा गया और इस दायित्व को सौंपने के साथ सामान्य तौर पे उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को हल्का मानते हैं, उस दौरान आपने क्या सोचा, और अब जब आप इस विभाग की बारीकियों को, इस विभाग के महत्व को जान चुके हैं, तब कैसा लग रहा? त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो स्वराज एक्सप्रेस में आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। स्वराज एक्सप्रेस भी आपका आभार व्यक्त करता है। जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के दौर में जी, जो आवश्यकता है जी, प्रदेश को, देश को, मेरे पास जो तीनों विभाग का जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जी, वो तीनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। जी, महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहूंगा, आज की आवश्यकता जी, ये कि उद्यानिकी विभाग एक ऐसा विभाग है जी, कि इसके बगैर किसान अपनी दुगनी आय नहीं कर सकता है। जी, किसान इसके बगैर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जी, फूड प्रोसेसिंग में, जैसे मैंने कहा कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसान अपनी आय दुगनी कर सकता है, ऐसे फूड प्रोसेसिंग में रोजगार की अपार संभावना है। जी, तो रोजगार की जो गारंटी बनती है सरकार की, उसमें भी भूमिका हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग की है। जी, और नर्मदा घाटी विकास, जी, वो भी अहम मंत्रालय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास भरोसा किया है, नर्मदा मैया जी, के बगैर हमारा किसान, हमारा प्रदेश सुखी नहीं रह सकता है। नर्मदा मैया से जो हमें जी, जल प्राप्त हुआ है, चाहे वो सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए या पीने के लिए, तो तीनों विभाग जिस तरह से किसान को खेतों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय है। और जैसा मैंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर बनना है, अपने आय में वृद्धि करना है, तो उद्यानिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा किया, सबसे अहम बात ये है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, तीनों विभाग में काम करने की काफी कुछ गुंजाइश है जी, और तीनों विभाग में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमारे विभाग ने रोड मैप तैयार किया है। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी किया है, फूड प्रोसेसिंग के भी क्षेत्र में किया है जी, और नर्मदा घाटी से पर्याप्त पानी, जितना हमारा जो टाई अप है, हमें जितना पानी लेना है 2024 तक, उसके लिए भी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने काफी प्लानिंग की है। जी, चलिए, इसमें नर्मदा घाटी विकास भी एक तरह से हम यही मानते हैं कि पूरा दायित्व तो आपके पास ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी इसमें कितना समय दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते हैं, वो तो आपको ही करना है। इससे जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन थोड़ा जनताओं का भी सवाल ले लेते हैं, बीच बीच में मैं आप सवाल करता रहूंगा। सबसे पहले चलते हैं ग्वालियर
यहाँ ग्वालियर में जो आपके क्षेत्र में जो आपके विभाग के अलावा जो समस्याएं हैं, क्योंकि आप विभाग के अलावा भी आपको अपने क्षेत्र और ग्वालियर के विकास की तरफ भी ध्यान देना है, इसलिए कुछ सवाल हमने लिए हैं। सबसे पहले ओपी सविता जी सवाल करें। ग्वालियर के अंदर जी आलू संधान का केंद्र बना हुआ है, उसमें नए नए किस्म के आलू हैं और आगे भी मतलब जो है आप क्या उसमें जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, कृपया बताने का खर्च करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हमें पोटैटो के क्षेत्र में, आलू के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है ग्वालियर अंचल के लिए। जी एक जिला एक उत्पादन में ग्वालियर का जो चयन हुआ है जी वो पोटैटो के लिए हुआ है, आलू के लिए हुआ है। जी आलू अनुसंधान पहले से ही ऑलरेडी ग्वालियर में है, फिर भी जो आलू रोज खाने के काम में, जो सब्जी के काम में जो आलू का उत्पादन हो रहा है उससे हमें दूसरी तरफ भी मोड़ना है। जी। उसकी वैरायटी को भी हमें चेंज करके अलग अलग वैरायटी के जो प्रोसेसिंग के जो उत्पादन होता है उसके लिए हमें किसानों को अवेयर करना है। और मुख्य रूप से पोटैटो की लैब मध्य प्रदेश में पहली बार उद्यान की विभाग के माध्यम से ग्वालियर में स्वीकृत होने जा रही है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने 70 बीघा जमीन का अलॉटमेंट भी पोटैटो लैब के नाम से हो चुका है और बहुत जल्दी हमें पोटैटो लैब की जो सौगात ग्वालियर को मिलेगी, उस लैब के माध्यम से हम एक उच्च क्वालिटी का बीज तैयार कर सकेंगे और उस जगह पे किसानों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रखी है। जी। तो उत्पादन के साथ साथ हमें वैरायटी चेंज करने की इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रोसेसिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की वैरायटी की जरूरत पड़ती है जी। उस क्षेत्र में हम लैब के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और उत्पादन हमारा दोनों तरफ विभाग का इसलिए ध्यान है कि रोजमर्रा जो सब्जी के क्षेत्र में आलू की खपत होती है उसका भी उत्पादन होगा और अधिक से अधिक प्रोसेसिंग हो और अधिक से अधिक प्रोसेसिंग होगी। अधिक उत्पादन होने से प्रोसेसिंग का काम भी बढ़ेगा। जब प्रोसेसिंग का काम बढ़ेगा तो लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा और किसान को इसमें काफी मदद इसलिए मिलेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत जोर है और फोकस भी है कि जिस रोड मैप पे उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो काम कर रहा है, इसमें मुख्य पहलू ये है कि सरकार की ये सोच है कि हमारा किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, उत्पादन के प्रोसेसिंग का भी काम किसान अपने हाथ में ले। तो निश्चित रूप से हमारी जो मेहनत किसान करता है रात दिन और उत्पादन से केवल वो इतना मुनाफा जरूर कमा सकता है कि अपनी व्यवस्था को वो चला सकता है। अधिक मुनाफा इस क्षेत्र में जो इस किसान के उत्पादन की प्रोसेसिंग करते हैं वो अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो सरकार का ये सोचना है कि एक तो किसान उत्पादन करता ऑलरेडी पहले से है ही और प्रोसेसिंग की यूनिट का भी लाभ किसान ले। इस पे सरकार ने मुख्य रूप से छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी 35% सब्सिडी का प्रावधान रखा है और बड़ी यूनिट अगर कोई लगाना चाहता है तो इसमें छोटी प्रोसेसिंग की यूनिट में 10 लाख तक की सब्सिडी है। इसमें किसान भाई आगे आए और 10 लाख तक की सब्सिडी का लाभ सरकार के माध्यम से उठाएं और खुद अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करें। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि किसान पूरा परिवार, एक किसान को रोजगार तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि रोजगार देगा। किसान रोजगार देने वाला किसान बने,
ये सरकार की सोच है और विभाग का जो रोड मैप है जी, इस पे विभाग ने पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया है। जैसा भाई पूछ रहे थे कि अनुसंधान के बारे में, तो हमें अनुसंधान पहले से उसको भी विस्तार देंगे कि पोटैटो की लैब वहां निर्मित होने से हमें कई वैरायटी होती हैं आलुओं में, उन सभी वैरायटियों का उत्पादन ग्वालियर अंचल में हो, इसका लाभ भी हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय में मिले। बिल्कुल। तो इसमें जैसा आपने कहा 10 लाख की सब्सिडी हम किसानों को देंगे, तो इसमें छोटी यूनिट कितने तक है लागत उसकी और बड़ी यूनिट की कितने तक लागत है? देखिए, उत्पादन कैसा है अपने पास, कितने हेक्टर में, कितनी जगह में, यदि छोटा किसान है जी, तो मैं समझता हूं कम से कम वो यूनिट 5 लाख से लेकर 35 लाख तक की यूनिट स्वीकृत कराकर 10 लाख तक की सब्सिडी 35 लाख पे है। हाँ। 10 लाख की यूनिट जब लगेगी तो 35 लाख की जो यूनिट लगेगी जी, तो 10 लाख की सब्सिडी उसको है केंद्र योजना में मिलेगी। केंद्र की जो योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग उन्नयन योजना जी, उसमें 60-40 का रेशो है जी, 60% हमारा केंद्र इस पर सब्सिडी के रूप में खर्च कर रहा है और 40 राज्य सरकार जी। और अगर किसी को बड़ी यूनिट लगाना है तो मध्य प्रदेश सरकार का राज्य संवर्धन उद्योग नीति है 2014, उसमें प्रदेश की सरकार ने 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। वो कितने तक लागत होनी चाहिए? 10 करोड़ तक की इकाई को आप निर्मित कर सकते हो, उसमें 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी है, उसमें 25% सब्सिडी है जी, इस छोटी यूनिट में 33% की सब्सिडी है जी, और बड़ी यूनिट में 25% की सब्सिडी केवल राज्य सरकार अपनी तरफ से दे रही है। और राज्य सरकार का दोनों सरकारों का ऐसा मानना है कि हमारे जो छोटी छोटी यूनिट का अधिक से अधिक हमारे कृषक उद्यमी लाभ लें जी, क्योंकि उत्पादन उनके पास है तो अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर जी, वो बाजार को भी अपने हाथ में रख सकते हैं और घर में परिवार में जितने लोग हैं, कुछ लोग उत्पादन का काम करें, कुछ लोग प्रोसेसिंग का काम करें, कुछ लोग प्रोसेसिंग होने के उपरांत बाजार में मार्केट में लाने का काम करें। तो इस प्रकार से जो मुनाफा हमारे व्यापारी भाई कमाते थे किसान के उत्पादन से, वो किसान ही स्वयं कमाए, ऐसी सरकार की सोच है। आपसे अनुरोध है, बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में उत्तर देंगे तो सबके सवाल हम ले सकेंगे। रामचंद्र परिहार हैं ग्वालियर से ही। रामचंद्र जी सवाल करें, स्वागत है। हमारे यहाँ लाट नहीं आ रही है, पौध मोद कब गिरेंगी क्या है और लाट क्यों नहीं भेज रहे, कब तक आ जाएगी हमारे यहाँ लाट? एक बार फिर से सवाल करें। हमारे यहाँ लाट नहीं आ रही है, पौध मोद कब गिरेंगी क्या है और लाट क्यों नहीं भेज रहे, कब तक आ जाएगी हमारे यहाँ लाट? लाइट कब तक आ जाएगी? नहीं, अब बिजली की दादा ऐसा है कि ये बरसात का मौसम कहीं न कहीं ट्रिप वगैरह हो गई होगी। जरूर आप ये बात को मेरे संज्ञान में लाए। मैं अभी स्टूडियो से निकल के अधिकारियों से बात करूंगा कि आपको बिजली पर्याप्त मिले किसानों को। देवीकरण जी हैं ग्वालियर से। देवीकरण स्वागत है, सवाल करें। मैं भारत सिंह से पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए नल योजना कुछ रह सकती है? नहीं परेशानी हमारे काज पानी की, हम गांव से देवी गांव बोल रहे हैं। दैली गांव, मैं भारत एक बार फिर से सवाल करें। मैं भारत सिंह से पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए नल योजना कुछ रह सकती है? नहीं परेशानी हमारे काज पानी की, हम गांव से देवी गांव बोल रहे हैं। दादा एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन में ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई ग्राम पंचायत शेष नहीं बचेगी यहाँ पे पानी की सप्लाई घरों में नलों के माध्यम से न हो। इसी वर्ष, बीती वर्ष मैंने भी कुछ नल जल योजना का जो भूमि पूजन किया, वहां पे भी काम शुभारंभ हो चुके हैं। और शेष जो आपने दैली की बात कही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बरसात के बाद आपको नल जल योजना का काम प्रारंभ आपकी दैली में शुरू किया जाएगा। आप इससे निश्चिंत रहें। चलिए, दिनेश कुमार जी हैं ग्वालियर से। दिनेश जी सवाल करें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, रोडों पे पानी भरा हुआ है, मंदिरों में जाओ तो पानी के चारों तरफ से निकास हो रहा है, मतलब कहीं भी कोई सटीक जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं है निकालने की। मोटरें आप दे देते हो, किसी भी आदमी को डाल लेते हैं, लेकिन निकास है नहीं पानी का। तो ये
परेशानियां कभी सही भी होंगी कि नहीं? ये ग्वालियर प्रॉपर का है। नहीं, प्रॉपर शहर की बात है। किस वार्ड की बात है? अब शहर तो बड़ा है। हाँ, निश्चित तौर पे ये सभी जगह, भोपाल, इंदौर, सब जगह, कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं। तो खैर इस समस्या का अलग है, उन्होंने सवाल किया। एक ग्रामीण आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी, सवाल करें। मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि जो लोगों को किस्त आवास योजना के मकान अलॉट हुए हैं, उनकी जो किस्तें कब तक दी जाएंगी उनको? नहीं, कौन सी किस्त? प्रथम किस्त मिलेगी कि द्वितीय किस्त मिली है आपको? उनको द्वितीय किस्त की बात कर रहे हो? द्वितीय किस्त की बात कर रहे हैं। किस पंचायत की बात है? अब वो तो पंचायत, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, तो पंचायत का नाम भी बताइए, पंचायत का नाम भी बताइए, अपना भी नाम बताइए। चलिए, वो हट गए सवाल से। राजू है साथ में। राजू जी, आप सवाल कर लें। काफी दिनों से हमारे यहाँ बिजली की समस्या को लेकर सारे लोगों को हमने अवगत कराया है। 63 का अभी एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए था, जो कि शासन द्वारा 25 का ही रखा है। और काफी निवेदन है मंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का निराकरण तुरंत करें। राजू भाई सुन नहीं पाएंगे, हम उनको व्यवस्था देंगे। जी, अपग्रेड होना है तो निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा के अपग्रेड कराएंगे, 25 की जगह 63 की। जी, चलिए भोपाल से ले लेते हैं सवाल, फिर कुछ हमारे सवाल हैं। मोहित मिश्रा है भोपाल से। मोहित जी, सवाल करें। मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपका विभाग जो कृषि आधारित उद्योग किस तरह के बढ़ावा दे पा रहा है या दे सकता है? चलिए, आपने पहले ही बहुत कुछ बता दिया, फिर भी संक्षेप में कुछ बता दें, किस तरह से बढ़ावा देगा किसानों को? किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है कि फूड प्रोसेसिंग में जो भी आप किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं, और सरकार ने 35% सब्सिडी और 25% सब्सिडी का प्रावधान रखा है, और किसान भाई इसमें आगे आए। जो भी उत्पादन हो रहे हैं, उन उत्पादनों की प्रोसेसिंग करने वाला पहला मध्य प्रदेश, देश में पहला मध्य प्रदेश है। इसमें हमने इस वित्तीय वर्ष में और 2020-21 और 21-22 में, आज प्रसन्नता की ये बात है, मैं आपको बताना भी चाहूंगा त्रिपाठी जी कि देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है जिसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए कृषक उद्यमियों ने 900 आवेदन किए। 900 आवेदन मध्य प्रदेश के हर जिले से प्राप्त हुए। ये देश में फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ने वाला जो कदम है, तो वो मध्य प्रदेश के कृषक उद्यमियों का है। आपने इसका लक्ष्य 10,500 के करीब रखा है पूरे हम पूरे, मैं विस्तार से इसलिए नहीं बताया। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें 2024 तक 10,500 इकाइयों के लिए सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ की सब्सिडी, 10 लाख तक की जो सब्सिडी किसानों को मिलेगी 35 लाख पर, उसमें 500 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति पिछले माह दे दी है। और जैसे मैंने कहा, जो आवेदन 900 के करीबन आए, उनको बहुत जल्दी हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। और इसलिए किसान भाई और प्रदेश के युवा जो हमारे रोजगार की, उनकी इच्छा है रोजगार करने की, इस क्षेत्र में आगे आए। 10,500 इकाइयां निर्मित करेंगे हम 2024 तक। इसमें 500 करोड़ की सब्सिडी खर्च करेंगे। मतलब राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव के पहले कि हर गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, काम आप कर रहे हैं? जी नहीं ये हमारी प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जी दोनों सरकार, राज्य और केंद्र की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, हमारे किसान भाइयों के जो बेटा बेटियां पढ़े लिखे हैं, वो रोजगार की तलाश में और कहीं नहीं भटके, खुद अपने स्थान पर रोजगार देने वाला किसान परिवार बने। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान किया है। दिनेश विश्वकर्मा है भोपाल से। दिनेश जी, सवाल करें। मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए फूड प्रोसेसिंग में किस तरीके का बढ़ावा दिया जा रहा है? वही सवाल है जैसा आपने कह दिया है। दिनेश जी, मैं बता चुका हूं कि एक बात तो ये स्पष्ट है, किसानों की आय जब तक दुगनी नहीं हो सकती है, तब तक उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन किसान नहीं करेंगे, तब तक आय में वृद्धि नहीं होगी।
क्योंकि रबी और खरीफ की फसल के आधार पर हम अपनी दुगनी आय नहीं कर सकते हैं। इसलिए उद्यानिकी के क्षेत्र में भी अगर हमारे पास 5 बीघा जमीन है तो 2 बीघा में आप उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन करिए, जिससे उन फसलों का उत्पादन होगा। और प्रोसेसिंग की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 35% सब्सिडी का प्रावधान रखा है, उस इकाई का लाभ लीजिए और खुद जो बाजार से हम खरीदते हैं पैकिंग हुई माल को हम खुद ही पैकिंग करके बाजार में बेचें, इससे आय हमारी दुगनी होगी। कमलेश कुमार है भोपाल से। कमलेश जी सवाल करें। मेरा नाम कमलेश कुमार खातरकर है। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है? पर मोर पर ड्रॉप के लिए इसलिए हम इस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को जिस प्रकार से प्रति हेक्टर जो हम अनुदान की व्यवस्था की है 40,000 रुपये, कहीं अगर सामान्य में 40 दे रहे हैं तो कहीं 60 दे रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार की ये सोच है और अवधारणा भी है कि वाटर लेवल काफी नीचे कई क्षेत्रों में जा चुका है। इसके लिए टपक सिंचाई योजना का लाभ हमारे किसान भाई लें। और इसके लिए मैं एक बात आपको चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर कर रहा हूं कि कहीं आपको ऐसी दिक्कत आए कि हमें टपक सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बजट की इसमें कोई कमी नहीं है। 310 करोड़ रुपया टपक सिंचाई योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने प्रावधान किया है। अगर कहीं पे भी कोई जिले पे ऐसी कोई बात आए तो मुझे अवश्य बताएं। वैसे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। जितने भी किसान भाई इस दिशा में हैं जो बढ़ रहे हैं उनका स्वागत है। वो टपक सिंचाई योजना के माध्यम से अपनी फसलों का कम पानी में अच्छा अधिक उत्पादन ले, ऐसी व्यवस्था टपाई सिंचाई योजना के माध्यम से की गई है। जी। चंदन पाटनकर है भोपाल से। चंदन जी सवाल करें। मेरा नाम चंदन पाटनकर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका विभाग फूलों की खेती को किस तरह से विस्तार दे रहा है? फूलों की खेती पे आ गए। अब पुष्प उत्पादन में भी हम अपने विभाग की तरफ से जो प्रति हेक्टर जो अनुदान की व्यवस्था की है वो अलग अलग वैरायटी के अनुसार की है। ऐसे कांटों वाले फूल है, गुलाब है, जरबेरा है, इसमें 40,000 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान देने की व्यवस्था रखी गई है, सब्सिडी की व्यवस्था रखी गई है। इसी प्रकार से कंद वाले में 60,000 रुपये प्रति हेक्टर जो सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो मदद की जाती है, उसमें किसान भाई आगे आए और पुष्प उत्पादन की खेती का सीधा फायदा ये होगा आपको कि उस पर जो खर्च हो रहा है उसका 40 और 60 के हिसाब से जब सरकार दे रही है तो पुष्प की खेती को हम इस प्रकार से बढ़ावा देंगे। और दूसरा एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूं, हो सकता है अगर आपके माध्यम से ये बात आती तो निश्चित रूप से मुझे भी खुशी होती। यदि आप फूलों की खेती करने वाले किसान हैं, मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है जहां फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए जो बीमा में कवर नहीं किया गया था मैं समझता हूं मेरी जानकारी में अन्य प्रांतों में ये व्यवस्था नहीं है। तो हम इस बार ये विचार कर रहे हैं कि पुष्प की खेती करने वाले कृषकों के लिए RBC 64 में इसको समाहित कर कभी भी अगर नुकसान होता है तो हम नुकसान की भरपाई RBC 64 में करने का प्रयास सरकार का है। राकेश वर्मा है भोपाल से। राकेश जी सवाल करें। मैं राकेश वर्मा, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, राज्य पोषित विस्तार मसाला योजना की क्या स्थिति है? राज्य में प्रति हेक्टर हम सामान्य वर्ग के लिए सब्जी विस्तार योजना में 10,000 रुपये का प्रावधान है और अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र में हम 14,000 रुपये प्रति हेक्टर सब्जी पर सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और केंद्र की जो योजना है उसमें एक 20,000 का प्रावधान है और 40 का है। इस प्रकार से किसान भाई चाहे तो राज्य की भी योजना में लाभ ले सकते हैं और केंद्र की योजना में भी लाभ ले सकते हैं। महेंद्र शर्मा है भोपाल से। महेंद्र जी सवाल करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप किस प्रकार की कार्य योजना तैयार करना चाहते हैं? आपके पास क्या परिस्थितियां ऐसी रेडी हो रही है आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने? शर्मा जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार की ये सोच है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, उद्यानिकी के क्षेत्र में, जो भी कृषक भाई हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार आपको सब्सिडी, अनुदान की ये व्यवस्था समय समय पर कर रही है, क्योंकि मेहनत किसान भाइयों को करना है। आत्मनिर्भर बनना है तो सरकार की जितनी भी योजना है, उन योजनाओं का हम धीरे से उनका लाभ उठाएं, उनके बारे में जानकारी लें। अगर कहीं कोई योजना में कोई आपको भ्रमित करता है तो इसकी जानकारी आप जिले से संबंधित अधिकारी को दें, हमें दें। सरकार की जो सोच है इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा मैं मानता हूं, चूंकि मैं किसान हूं, कि किसान भाई चाहे तो अपनी आय दुगनी केवल रबी और खरीफ की फसल के आधार पर नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल सही। जब तक अपने खेतों में एक नहीं, दो नहीं, तीन, कम से कम 3 उत्पादन पूरे साल के अंदर ले, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 3-4 उत्पादन ले सकते हैं तो आप उद्यानिकी के क्षेत्र में ले सकते हैं। जी। कुछ रकबे को आप रबी और खरीफ की फसल के लिए रखिए, अगले कुछ रकबे में आप उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन करिए। उद्यानिकी की फसलों का जब आप उत्पादन करेंगे, एक वर्ष में अगर 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सब्सिडी प्रति हेक्टर सरकार की तरफ से व्यवस्था है, सब्जी क्षेत्र विस्तार में, पुष्प क्षेत्र विस्तार में, उनका लाभ लीजिए और एक की इनकम तीनों पे खर्च करिए, 2 फसलें आपको सेफ मिलेंगी, इससे आपकी दुगनी आय बढ़ेगी। नहीं तो 2 फसलों पे आप निर्भर रहेंगे तो आपकी दुगनी आय नहीं हो सकती है, क्योंकि एक फसल का उत्पादन दोनों पे खर्च करेंगे तो एक किसान भाई को मिलेगी साल में, तो इससे दुगनी आय नहीं हो सकती है। उद्यानिकी के क्षेत्र में काफी कुछ गुंजाइश है, हम 4-4 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में किसान भाइयों को आगे आना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा बार बार कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पहली बार कच्चे उत्पादनों की प्रोसेसिंग होने की व्यवस्था सरकार ने रखी है। उस पर सब्सिडी और अनुदान की व्यवस्था सरकार ने इसीलिए रखी है कि हमारे किसान भाई खुद अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग करें, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की एक दुगनी आय, अधिक आय होगी। हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा, तो हम ऐसा मानते हैं जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जी। विलास पाटिल जी हैं भोपाल से। विलास जी, स्वागत, सवाल करें। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसान जो बड़ी मेहनत से अपनी फसल बोता है, जिसको आवारा पशु खा जाते हैं, तो मैं सरकार से, प्रशासन से यह जानना चाह रहा हूं कि सरकार की ऐसी क्या कार्य योजना या ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिसकी वजह से आवारा पशुओं के माध्यम से फसलों का नाश न हो। पाटिल साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से आज हमें कोरोना संक्रमण के समय वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो हमारा सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। ऐसे ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और किसानों की बगैर नुकसान के फसल का उत्पादन किसान के घर में आए, इसके लिए आवारा पशुओं की पूरे देश में समस्या है। मध्य प्रदेश में पूरे देश में समस्या है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो विश्वास और भरोसा करके मुझे उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण नर्मदा घाटी जैसा विभाग दिया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा वो किसान पुत्र हैं। और जितनी चिंता हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी किसानों की करते हैं, शायद है कोई प्रांत का मुख्यमंत्री करता हो। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो आपने चेन फेंसिंग की बात की है जी, तो बहुत जल्दी और हम इसको कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस योजना को पूरी तरह, वैसे मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में भी है, कई दफे किसानों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से बात आई है,
और मैं समझता हूं कैबिनेट में हमें जरूर इसकी सहमति मिलेगी, जो हम किसानों के आने वाले समय में चेन फेंसिंग का लाभ दे सके। सब्सिडी के अनुसार हम किसान भाइयों को चेन फेंसिंग का लाभ देने के लिए इस पे विभाग ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। केवल इस प्रस्ताव को कैबिनेट में जाना है और जैसे मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, हम विभाग ने पूरी तैयारी के लिए जैसा निर्देश होगा हम वैसा काम करेंगे। जबलपुर चलते हैं, जहां से सतीश झा है हमारे साथ। सतीश जी, स्वागत। सवाल करें। मंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश में और अपने जिले में आम के उत्पादन के लिए आपका क्या प्रयास है और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, जिससे कि अगर हम आम का कुछ काम करना चाहें तो उसमें हमें सहयोग मिले। बिल्कुल, आम के क्षेत्र में हमें आम उत्पादन हमारे प्रदेश में अधिक हो, इसके लिए उद्यान की विभाग के माध्यम से हमारे पास 300 से अधिक नर्सरियां हैं। इस बार हमने ये तय किया है कि हमारे उच्च क्वालिटी के जो पौधे हैं हम अपनी नर्सरियों में तैयार करके किसान भाइयों को दें। प्रदेश के जो लोग जिस आम का बगीचा लगाना चाह रहे हो या अमरूद का लगाना चाह रहे हो, इसके लिए 1 से 16 नर्सरियों को लिए 1 से 16 नर्सरियां इस पर काम कर रही हैं और 85 लाख पौधे इस नर्सरियों के माध्यम से तैयार किए गए हैं। इसलिए और विशेष करके आम विस्तार, आम के क्षेत्र में जो विस्तार हो, फलों के क्षेत्र विस्तार हो, इसके लिए सरकार ने एक तो सब्सिडी का प्रावधान तो है ही, पर हेक्टर 40-50 हजार के 40 और 50 का है। उसके उपरांत अगर किसान भाई उच्च क्वालिटी का पौधा अगर विभाग से लेना चाहते हैं तो उस अनुदान में उस पौधे की कीमत जुड़ जाएगी। और सरकार का ये प्रयास है विभाग का कि अधिक से अधिक हमारा मध्य प्रदेश आम के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, 55 हजार हेक्टर में हमारे फलों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें आम भी है। इसलिए कई जगह तो आम इतनी अच्छी क्वालिटी में उत्पादन हो रहा है कि हम निश्चित रूप से हम इस दिशा में भी बढ़ रहे हैं कि जो वैरायटियों में जो लोग रुचि रख रहे हैं जिले वाइज, ऐसे रीवा में गया था तो एक सुंदरझा आम है। हाँ, सुंदरझा है ना, सुंदरझा आम है, तो वहां के किसानों की डिमांड थी। तो इस बार विभाग ने तय किया है कि जो भी हमारी नर्सरियों में पौध जो तैयार की जा रही है वो किसानों की डिमांड के अनुसार तैयार की जा रही है। किसानों को किस पौधे की आवश्यकता है, किस फल में किसान रुचि रख रहा है, उसके अनुसार विभाग ने उन नर्सरियों में पौध तैयार किए। और इसके लिए हम बहुत जल्दी किसानों को उन पौध तैयार हो चुकी है, हम पौधा जिस क्षेत्रों में डिमांड होगी उसकी हम पूर्ति करेंगे। सुरेश नामदेव है जबलपुर से ही। सुरेश जी, सवाल करें। आदरणीय मंत्री जी से ये सवाल है कि पान की खेती में किसान का मुनाफा कैसे होगा और सरकार की इस बारे में क्या योजना है। पान की खेती के लिए हमें विस्तार करने जा रहे हैं और कुल मिला के पान की खेती में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ग्वालियर, बहुत सारे जिले, इस बार हम 5000 किसानों को अतिरिक्त पान की खेती से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 500 वर्ग मीटर की जब वो 500 वर्ग मीटर पे हम 26,000 रुपए प्रति यूनिट पान की खेती करने वाले किसानों को अनुदान के रूप में दे रहे हैं, जिससे किसान भाई पान की खेती में आगे आए और इस काम को एक विस्तार दें। और सरकार ने जो 500 वर्ग मीटर पे 26,000 की सब्सिडी का प्रावधान रखा है प्रति यूनिट, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें और विस्तार करेंगे। 500 वर्ग मीटर में 1 यूनिट। हाँ, 1 यूनिट, उसमें 26,000 का अनुदान है, सब्सिडी है। मनोज दुबे हैं जबलपुर से। मनोज जी, सवाल करें। मंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्लस्टर आधारित संरक्षण खेती की प्रदेश में क्या स्थिति है। क्लस्टर आधारित, निश्चित रूप से क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि केंद्र और राज्य की जो योजना है उसमें हम सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है
और क्लस्टर खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को एक प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण रूप से हर जिले में जानकारी दे रहे हैं। और जिस हिसाब से प्रशिक्षण का काम चल रहा है, धीरे धीरे कई किसान संरचित खेती करने में मतलब बहुत कुछ लोग किसान आगे आ रहे हैं। और जिस तरह से उनकी जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार संरचित खेती में भी हमें और विस्तार देने की आवश्यकता है। और जो सब्सिडी का प्रावधान है वो जो तय किया है विभाग ने, उसमें हमने इस बात की भी वृद्धि की है कि जो पहले का जो क्षेत्रफल था उसमें और हमने विस्तार किया है इस वित्तीय वर्ष में। और बहुत जल्दी इस वित्तीय वर्ष के टारगेट हम जारी कर रहे हैं। गणेश विश्वकर्मा है अंतिम जबलपुर से। गणेश जी सवाल करें। मंत्री जी, क्या वजह है कि तालाबों से जुड़ी जो योजना है उसमें आज तक कोई खास काम नहीं हुआ है अभी तक? तालाबों से जुड़ी योजनाएं जो है, तालाबों के आसपास जो पॉलीथिन का जो संरचित उसका जो आप कह रहे हैं, उसके लिए एक तो जहां से भी जो भी डिमांड आती है, देखिए डिमांड अगर लक्ष्य को हम थोपने का काम नहीं कर रहे हैं, जिन किसानों की रुचि है वैसे ही हम लक्ष्य जिले वाइज निर्धारित कर रहे हैं। अगर वैसे तो हमने जिलों को जो व्यवस्था दी गई है और इस बार हमने ये व्यवस्था की है, क्योंकि लक्ष्यों का तय यहां से नहीं किया जाएगा, जिले अनुसार किसानों की इच्छा अनुसार, च्वाइस अनुसार, उनकी डिमांड अनुसार हम जिलों को लक्ष्य देने का काम कर रहे हैं, टारगेट देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये स्थिति होती है जिस जिले में संरचित खेती के लिए किसान आगे नहीं आ रहे हैं तो वहां हम लक्ष्य दे देते हैं, उनको समय पर सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए हमने तय किया है कि किसान भाई जिस जिले से जो डिमांड करेंगे उसी डिमांड अनुसार हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए इंदौर चलते हैं, जहां से अब दूसरे विभाग से जुड़े सवाल आएंगे एनबीडीए से। जितेंद्र कुमार है इंदौर से। जितेंद्र जी स्वागत, सवाल करें। मेरा सवाल है मंत्री जी से कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत प्लास्टिक क्रेट्स पर किसानों की किस तरह से सहायता की जा रही है? देखिए, क्रेट की जगह हमने ये प्रावधान किया है कि जो क्रेट की व्यवस्था थी पहले, कई बार किसानों के माध्यम से कुछ छोटी बुरी शिकायतें प्राप्त हुई, तो इसमें हमने आंशिक संशोधन किया है, क्रेट का भी रखा है। हमने प्याज भंडारण के लिए एक चेन को और बढ़ाया है। और जिस तरह से जहां 75,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी प्याज भंडारण पे, अब वहां हम इसको जो 175 में जो पूरा जो तैयार किया जाता था जो भंडारण का काम, अब उसको हम 3.5 लाख की लागत से उसका हमने डीपीआर बनाई है। और उसमें हम जो दो तरह का वो रखा है, एक तो 1.5 लाख का रखा है, एक 3 लाख का रखा है। 1.5 लाख वाले में हम 75,000 सब्सिडी दे रहे हैं और 3 लाख वाले में हम 1.5 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें इसलिए बढ़ावा दिया है कि प्याज भंडारण के लिए क्रेट पर्याप्त नहीं है, क्रेट की एक सीमा रहती है, छोटी रहती है, इसलिए हमने इसमें भंडारण की व्यवस्था में थोड़ा विस्तार किया है। जी, धर्मेंद्र पाटीदार है इंदौर से। धर्मेंद्र जी सवाल करें। मेरा सवाल मंत्री जी से है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किसान किस तरीके से फलोद्यान लगा सकता है? देखिए, एक बात अवश्य कहूंगा कि मनरेगा के तहत जो फलोद्यान के लिए विभाग की जो रूपरेखा है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की, हमारे उद्यान की विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, कई नर्सरियों में हमने इस बात की व्यवस्था की है कि मनरेगा के तहत हमने पैसा लिया है और उसमें हमने स्वसहायता समूहों से उन नर्सरियों को फलों के क्षेत्र में डेवलप किया है। और उसके लिए ये हमने प्रावधान किया है विभाग ने कि मनरेगा का पैसा अवश्य, अकेले हम स्वसहायता समूह को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि आज की आवश्यकता है, जो स्वसहायता समूह में जो बहनें रहती हैं उनको भी हमें रोजगार देना है, उनकी आमदनी में भी वृद्धि करना है, क्योंकि ज्यादातर घर का भार हमारी माताएं बहनों के ऊपर रहता है। तो इसमें आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मनरेगा के पैसे से हमने 1 से 16 नर्सरियां तैयार किए, उनका उन्नयन करके एक उच्च क्वालिटी के पौध रोपित करने का काम स्वसहायता समूह द्वारा कराया गया है। और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि उस पौधे से जो इनकम होगी
उसका 50% हिस्सा हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को दिया जाएगा और 50% उसी नर्सरी को और विस्तार देने के लिए हम खर्च करेंगे। तो मनरेगा के तहत एक तो ये स्कीम है, और व्यक्तिगत अगर आपको फलों का बगीचा लगाना है अलग से, जैसा मनरेगा के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से जो व्यवस्था की है, आप उसका भी लाभ मनरेगा की योजना से ले सकती है। एक और पाटीदार जी हैं इंदौर से, दिनेश पाटीदार जी। दिनेश जी, अपना सवाल करें। मेरा सवाल मंत्री जी से कि मध्य प्रदेश में पॉली हाउस को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस के लिए हमने के 50% अनुदान की व्यवस्था है पॉली हाउस में, और पॉली हाउस में 422 प्रति वर्ग मीटर के अनुदान के हिसाब से 400 वर्ग मीटर पे 50% का जो अनुदान है, जो अब उसमें एक समस्या है कि पॉली हाउस में ज्यादातर ये चीज आती है कि सबकी जो डिमांड थी किसान भाइयों की कि इसको डीबीटी किया जाए। पहले हम वेंडर के माध्यम से कराते थे, तो कई बार वेंडर के पास किसान भाई एक बड़ी रकम जमा करने में सक्षम नहीं होते थे। अब हमने इसकी डीबीटी की व्यवस्था की है। अब सीधा जो सब्सिडी है 50% सब्सिडी है वो किसान के खाते में ट्रांसफर करेंगे। किसान को अब वेंडर के पास जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवीन कुमार है इंदौर से ही। नवीन जी, सवाल करें। मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि क्या नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में क्या निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल, नर्मदा मैया के वजह से हमारे प्रदेश को एक जिस तरह से एक प्रगति और उन्नति का जो रास्ता अगर कहीं से निकला है तो वो नर्मदा मैया के माध्यम से निकला है। प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए हमें सिंचाई की छोटी छोटी जो उद्वहन योजना है, लघु योजना है, उनको भी हम विस्तार दे रहे हैं, और उसके अनुसार विभाग उनकी पूर्ति के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, और विभाग का यही मेन फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अधिक से अधिक जल का उपयोग हम निजी क्षेत्रों में भी, और कहीं जल की पूर्ति करने की बात है औद्योगिक क्षेत्र में भी हम पूर्ति कर रहे हैं नर्मदा मैया के जल से। तो इस प्रकार की व्यवस्था विभाग के द्वारा समय समय पर की जा रही है। जी, चलिए देवास से मोहित शर्मा जी हैं। मोहित जी, सवाल करें। भारत सिंह कुशवाहा जी से मेरा ये सवाल है कि नर्मदा घाटी विकास विभाग में लघु जल विद्युत उत्पादन किस तरह से किया जा रहा है? लघु जल उत्पादन छोटी छोटी जो हमारी इकाइयां हैं उनके माध्यम से हम एक तो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से भी हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं अगर नहर के माध्यम से जरूरत है तो नहर के माध्यम से भी कर रहे हैं। छोटी छोटी लघु सिंचाई योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को कैसे मिले, इसके लिए विभाग समय समय पर समीक्षा करके क्षेत्र अनुसार इसकी रूपरेखा तैयार विभाग ने की है, और कुछ लघु जो योजना है छोटी छोटी उनको भी स्वीकृति प्रदान हुई है। कुछ पे काम चल रहा है, कुछ की और स्वीकृति से सर। मंदसौर से हैं मिथुन शर्मा। मिथुन जी, सवाल करें। मेरा आदरणीय मंत्री जी से सवाल है कि नर्मदा का पानी दूर दराज के किसानों को मिल सके, ऐसी क्या सरकार के पास कोई योजना है? दूर दराज तक किसानों को मिल सके। बिल्कुल, आपने सही बात, सही प्रश्न किया है। सरकार की ऐसी मंशा है कि जिस तरह से जहां सरकार का पहला दायित्व है कि जिन खेतों को पानी की आवश्यकता है, दूरी कितनी भी हो, और हम उन क्षेत्रों को एक चिन्हित किया है, उनके लिए कई योजना हमने स्वीकृत की है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 10 नवीन योजना में से 8 योजनाओं के टेंडर लगना शेष है। बहुत जल्दी इनके टेंडर कॉल किए जाएंगे, और इन 10 परियोजना से मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से हमारा जो प्रयास है कि नर्मदा मैया से जो जल की जो व्यवस्था की गई है, जो हमारे हिस्से का जल है, उसका उपयोग हम 2024 तक करें। इसके लिए विभाग ने जो परियोजना की जो स्वीकृति प्रदान की है
10 परियोजना बड़ी परियोजना है और 8 का उसमें टेंडर कॉल होना है। तो मैं समझता हूं कि जो जिस उद्देश्य से और जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नर्मदा मैया का जो जल से जो जल लाने की जो व्यवस्था थी, हम 2024 तक किसानों के लिए पूरे जल का उपयोग करेंगे। नर्मदा मैया से जल निकालकर हम किसान के खेतों में पहुंचाने का काम करेंगे। नीमच से अपेक्षा शर्मा है। अपेक्षा जी बात करें। शिवराज जी सरकार के जो भारत सिंह जी कुशवाहा जो मंत्री हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो किसानों को जो जमीन दी है वो उपजाऊ क्यों नहीं दी, बंजर जमीन क्यों दी है, ये मेरा उनसे सवाल है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जो मुआवजा की जो व्यवस्था है वो कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर स्तर से की जाती है, सिंचित और असिंचित के मापदंड के अनुसार। सिंचित का अलग मापदंड है, मुआवजा का और सिंचित का अलग है। तो ये जिला स्तर से ये कार्रवाई होती है, जिला कलेक्टर स्तर से। वहां पर चूंकि जो जानकारी रहती है कि सिंचाई का क्षेत्र है तो उसको हिसाब से मापदंड के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, और असिंचित के लिए अलग। चलिए, मुरैना से रवि प्रताप सिंह है। रवि, सवाल करें। माननीय मंत्री जी से मेरा एक ही सवाल है, छोटे किसानों के लिए MSP योजना की शुरुआत तो की गई थी, अब यह योजना किस स्थिति में है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से आज ये योजना कोई बंद नहीं हुई, और इसमें सरकार ने जो तय मापदंड अनुसार जो जिस योजना को धरातल पे उतारा है, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से किसानों को इस योजना का लाभ मिले, ये सरकार इसको 100% ये सुनिश्चित करने जा रही है कि इसकी समय समय पे जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, कहीं से अगर कोई कमी या शिकायत किसी प्रकार की आती है तो उसका भी हल विभाग के माध्यम से किया जाता है। सरकार का अधिक प्रयास है, क्योंकि ये किसानों की सरकार है, जो सरकार ने तय किया है उसका अधिक से अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिले। आखिरी सवाल है सतना से सचिन शुक्ला जी का। सचिन जी, सवाल करें। मैं मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि नर्मदा घाटी विकास ये जो कार्य चल रहा है, इसमें विवाद और विलंब के कारण जो प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ रही है, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ परियोजना में जो विलंब हुआ है जी, तो उसके कई कारण हैं। कहीं हमें NOC नहीं, वन विभाग से NOC नहीं मिली, कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, कहीं अन्य कोई विभाग से हमें अनुमति लेना थी, तो वो अनुमति में विलंब होने के कारण परियोजना थोड़ी विलंब होती है। अकेले विवाद की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, उनकी भी हम पूर्ति करके जो योजना में कहीं कोई दिक्कत आती है जिसकी NOC नहीं हुई है, तो उनको हम समय पर कराने के लिए इस बार विभाग ने ये तय किया है कि एक रोड मैप जो तैयार किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर, कि हम जिन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं उन परियोजना में जो इनकी अनुमति लेना है, सहमति लेना है, उनको हम पहले करें। ऐसा विभाग ने रोड मैप तैयार किया है। जो विलंब होने का कारण मैं समझता हूँ यही था। तो इस बार जो व्यवस्था की है, आगे चल के उन परियोजना में विलंब न हो, और मध्य प्रदेश के किसानों को इतनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने दी है, और किसानों की जो चिंता की है उनको समय पर पानी मिले उन परियोजनाओं के माध्यम से, ये सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व, तो हम इस पर कर भी रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरा है, वो सवाल इस तरह है कि जहां सरकार की मंशा ठीक है, जो जमीन अधिग्रहित करते हैं अपनी योजनाओं के तहत, उस जमीन का उपजाऊ कितनी जमीन है, कितनी नहीं है, किस तरह से है, उसका महत्व कितना है। कलेक्टर रेट कभी कभी कई अलग अलग जगहों के एक समान हो जाते हैं, तो वहां निचले स्तर पर पटवारी से लेकर ऊपर तक, आप भी जानते हैं, मैं इशारा मेरा उस तरफ है जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। वो लोग उपजाऊ जमीन की जगह बंजर जमीन अलाट कर दिया। आपकी 2 एकड़ जमीन मैंने ली, आपको 3 एकड़ मैंने बंजर दे दी। अब ऐसे में वो छोटा सा किसान, उसकी पहुंच नहीं है कि कलेक्टर तक भी पहुंच सके, SDM तक भी पहुंच सके। वो परेशान हो जाते हैं और उनके सामने
जीवन मरण का प्रश्न आ जाता है, भुखमरी का सवाल आ जाता है। अगर 3 एकड़ 4 एकड़ में भी खेती करके परिवार पाल रहे हैं तो उससे भी बुरी स्थिति हो जाती है। एक दूसरा, अगर आप लोग पैसे का बात करते हैं तो वहां भी भ्रष्टाचार आपने भी देखा होगा। एनबीए वाले आंदोलन किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, कि जो जगह दी गई या जिस जमीन के बदले जो कई इसमें तो भ्रष्टाचार से लिप्त हुए हैं अधिकारी, तो उन्होंने अपने 5 लोगों का परिवार है तो 5 मकान उन्होंने बता दिया और 5 मकानों का मुआवजा ले लिया। लेकिन जो बेचारा सीधा किसान है उसके यहाँ 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 मकान का मुआवजा आपने दिया। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएंगे आप? नहीं त्रिपाठी, इतना अवश्य कहूंगा। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, शिवराज जी किसान पुत्र है जी, और ये किसानों की सरकार है जी। सर्वाधिक अगर किसी ने किसानों की चिंता की है तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की है, प्रदेश की सरकार ने की है जी। रही मुआवजा की बात, तो मैं फिर वो बात को दोहराना चाहूंगा कि जिला स्तर पर इस गाइडलाइन तैयार की जाती है जी। और समय समय पर, जैसे कई बार आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र का जब विस्तार होता है तो धीरे धीरे वहां जमीनों में भी जो मुआवजा की जो रेटें रहती हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। यदि कहीं कोई ऐसा विशेष कोई आपकी नजर में कोई प्रकरण है कि जानबूझ के किसी को परेशान किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, या जानबूझ के उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा अगर कोई प्रकरण है तो जरूर मुझे बताइए। निश्चित रूप से हम हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि सामान्य बात कर रहा हूँ, सामान्य बात, जहाँ जहाँ भी बांध बने हैं और डूब क्षेत्र में जो आए हैं, तो कई जगह तो डूब क्षेत्र में आ गए फिर भी खेती कर रहे हैं, मुआवजा भी ले लिया। कई जगह ऐसा हुआ है कि उनको ऐसी जगह बसा दिया गया है, ऐसी जगह जमीन दे दी गई जो सरकार की मंशा में गलत नहीं है। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है कि भाई मैंने आपकी 5 एकड़ जमीन लिखी, इधर से 5 एकड़ उधर दे दी, तो कम उपजाऊ दे दी या बंजर दे दी, ये इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने राजस्व के क्षेत्र में एक अलग से ये व्यवस्था की है, कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार किया है जी, कि पिछले जो पहले कई बार खसरे खतौनी में कहीं किसी का नाम है तो किसी के नाम से दूसरा सर्वे नंबर चढ़ गया, इस प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पोर्टल को प्रारंभ किया और जिस राजस्व विभाग को जो निर्देश दिए कि किसान की जो भी भूमि है उस क्षेत्र में शासकीय, अशासकीय या निजी भूमि, उसमें एक कंप्यूटर में सही फिट होने से जानकारी, एक तो किसान जब चाहे तो घर बैठे ले सकते हैं नेट पे, इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार का प्रयास है। आगे चल के मैं समझता हूं ऐसी दिक्कत किसानों को नहीं आई। फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये किसानों की सरकार है और अगर समय समय पे जो भी यहाँ सुधार की गुंजाइश है और भी अगर सुधार की गुंजाइश है तो वहां पे भी हम उस प्रक्रिया को, अगर कहीं प्रक्रिया कोई कठिन है और उससे हमारे आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो उस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में सरकार कहीं पीछे नहीं है। समय समय पर ऐसे बदलाव की भी अगर जरूरत पड़ेगी, संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से करेंगे। जैसा आपने कहा कि बंजर भूमि को, कृषि भूमि को लेकर बंजर भूमि को देने का ये काम किया, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में सिर्फ इतना है, देखो समस्या 2 तरह की होती है। एक तो समस्या वाजिब होती है जी। कई बार आपने देखा होगा कि जब वो समस्या का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाता है जी, तो वो समस्या योगी तो बनी रहती है जी। राजनीतिक लोगों के अपने अलग अलग स्वार्थ हैं। आज विपक्ष की हम बात करें तो ऐसे नर्मदा आंदोलन के जो मेगा पार्टी कर रहे हैं, वो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का वो समय समय पर वो उठाती हैं जी, तो मैं ये कहूंगा उनने अगर वो किसान हितैषी आंदोलन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को चमकाने वाला आंदोलन है। ऐसे ही जब राजनीति की जब जरूरत पड़ती है या तो किसान को वास्तविक कोई परेशानी है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे तो जनप्रतिनिधि को सहयोग करना चाहिए। कई बार ये स्थिति होती है, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, केंद्र सरकार कई बार, एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और कि अगर किसान भाइयों को परेशानी है तो ये सरकार किसानों की ये दरवाजे खुले, किसान बताएं कि क्या क्या कठिनाई है। अब उसमें क्या बीच में राजनीति करने वाले लोग अपने चेहरे को चैनल और बाकी माध्यम से, प्रेस के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लोग
जी। समस्या का निदान नहीं होने देते हैं। वो चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहे, ऐसे प्रयोग वो करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी भी अगर कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से जिला स्तर पर उस बात को रखें, नहीं तो अब इतनी व्यवस्था हो गई है, मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। एक SMS के जरिए कई बार हमें लोग ट्वीट करते हैं, कई शिकायतों का समाधान ट्वीट के जरिए ही हो जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से लोगों के अंदर वैसे सजगता आई है और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, हम उन दिक्कतों को भी दूर करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, आपका बहुत समय ले लिया, काफी समय। चलते चलते आप स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अपने विभाग और सरकार के बारे में कोई संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को तो दे दीजिए चलते चलते। मैं तो इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि आज मैं जिस जगह पे हूं जी, मुझे यही पता नहीं पड़ा कि मैं कब यहां पहुंचा हूं जी। सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, वो वास्तव में कार्यकर्ताओं का संगठन है। और आज मेरे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ता भाग्यशाली होंगे। मैं भाग्यशाली इसलिए हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि 88 और 89 में जो मसाल पदयात्रा के माध्यम से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे थे जब प्रदेश के अध्यक्ष थे जी। और ग्वालियर अंचल का नेतृत्व उस यात्रा का माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कर रहे थे। मैं खुशनसीब इसलिए हूं, भाग्यशाली हूं और कि मुझे दोनों आज प्रदेश अध्यक्ष जब नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे तब मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त उनके साथ में हुआ जी। उसी मसाल पदयात्रा की जिक्र कर रहा हूं जी। और उस मसाल पदयात्रा जो इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी माननीय शिवराज जी के बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। उनके साथ जी। मुझे काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सचमुच में अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे अनंत कार्यकर्ता है जो उस मसाल पदयात्रा के माध्यम से शिवराज जी ने माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जिस जोड़ने का काम किया था। आज एक विशाल कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी है उसमें से कोई MLA, कोई MP है, कोई मंत्री है। तो और जो विभागों की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं सचमुच में मैं फिर कहूंगा कि मुझे काम करने का जो अवसर दिया है, विश्वास और भरोसा जताया है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनकी इच्छा के अनुसार जो सरकार के लिए मैं काम कर सकूं। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से भी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से, नर्मदा घाटी के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हमें काम करके दिखाना है उस दिशा में हमारे तीनों विभाग काम कर रहे हैं। और खुशी की बात इसलिए है कि मैं भी किसान हूं, मुझे किसानों वाला भी विभाग दिया है और रोजगार की जो आवश्यकता है ग्रामीण अंचल के लिए, शहर के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए, तो जो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार देने का भी काम मुझे सौंपा गया है। और जैसा कि सूखे खेतों को पर्याप्त पानी मिले वो भी नर्मदा घाटी की जिम्मेदारी मेरे पास है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे विभाग से संबंधित मुझे जो काम करने की जिम्मेदारी मिली है, मेरी भरपूर कोशिश ही रहेगी कि चूंकि हम वैसे भी एक जिस मेहनत के वजह से आज शिवराज जी और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे शिवराज जी की बात करें, नरेंद्र सिंह जी की बात करें, आज जो कुछ है हमारी, मैं अपनी तो कहूंगा हमारी कोई विरासत नहीं थी। अगर विरासत तैयार करने का जो अवसर मिला है, काम करने का अवसर मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन नहीं होता तो शायद है मैं इस जगह पे नहीं होता। और जो नेतृत्व हमें मिला है शिवराज जी के रूप में, नरेंद्र सिंह जी के रूप में, वास्तव में ये कार्यकर्ताओं की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा। और मैं फिर कहूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के आधार पर, विचार के आधार पर ये सरकार काम कर रही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था
वही सरकार की योजना में समायोजित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करना है, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको मेन कड़ी से जोड़ना है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि अंतिम छोर का व्यक्ति मैं भी था, छोटा सा कार्यकर्ता। मेरा ग्वालियर के जिले के बॉर्डर पे अंतिम गांव है, तो अंतिम गांव से चलते चलते काम करते करते यहां तक आया हूं। इसमें विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो आशीर्वाद रहा है और जनता का आशीर्वाद रहा है, नेतृत्व का आशीर्वाद रहा है, और मीडिया मित्रों का भी जो योगदान रहा है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद, छोटा शब्द है, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे जो काम करने का अवसर मिला है, तो सभी के एक स्नेह इस काम करने के समय एक परिवार की तरह प्रदेश में काम करने का मौका मिला है। मैं और मेरे साथी जितने हैं यहाँ तक आया हूँ, उनके लिए भी मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। अविस्मरणीय रहेगा आपके लिए नयन सिंह जी का, शिवराज जी का साथ। तो जनता मांगे जवाब में आज हमारे साथ थे शिवराज सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने हमारे साथ ही जनता के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि कुशवाहा जी ने जो बातें कही हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। साथ ही हम भारत सिंह कुशवाहा से भी ये उम्मीद करते हैं कि अपने अब तक जिस ईमानदारी और गंभीरता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे, ताकि आपके योगदान से जनता का भला हो और प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े। भारत सिंह कुशवाहा जी, आप स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से नमस्कार।